हैव यू सीन दिस मूवी स्पेशल 26? अगर नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एक ट्रिक बनानी है कि चैप्टर 12 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है वह है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154 टू 176। टोटल 26 सेक्शन है, इसमें अमेंडमेंट करके कुछ ऐड हुए हैं लेकिन मेन 26 ही रहेंगे। So let's cover special 26 section of chapter 12 of CRPC 1973। क्रिमिनल केस की शुरुआत कहां से होती है? जब पुलिस को पहली बार इन्फॉर्म किया जाता है उस अपराध के बारे में। एफआईआर को वैसे तो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए तो वह पहली जानकारी होती है किसी अपराध के बारे में, तथा उसको लिखे जाने को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, दैट इज एफआईआर। अगर इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल अपराध के बारे में है तो वो सेक्शन 154 के अधीन लिखी जाती है, और अगर इंफॉर्मेशन किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है तो वह सेक्शन 155 के अधीन लिखी जाती है। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद मतलब एफआईआर होने पर पुलिस के पास शक्तियां हैं केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, एज पर प्रोविजो ऑफ सेक्शन 156 टू सेक्शन 159 इन कॉग्निजेबल केसेस ओनली। तो पुलिस की पहली पावर है केस को इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना कॉग्निजेबल केसेस में, जो कि सेक्शन 156 में दी गई है। लेकिन अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं करती है तो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 156 हमें यह इंफॉर्म करता है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है। धारा 190 के अधीन मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है पुलिस को कि आप एफआईआर दर्ज करें, लेकिन ओनली इन कॉग्निजेबल केसेस। इट इज वेरी ऑब्वियस कि एप्लीकेंट को पहले यह शो करना होगा कि वह पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। सो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 156 में मजिस्ट्रेट ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए कह सकता है बल्कि पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कह सकता है। पुलिस को जो इंफॉर्मेशन मिली है किसी अपराध के होने के बारे में, उस कंप्लेंट के बेसिस के ऊपर किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाएगा सेक्शन 157 के अनुसार, और जिस ऑफिसर को यह काम दिया जाएगा उसको आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वह अपराध की जगह पर भेजा जाता है आगे की जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए मना कर सकती है। वो कह सकती है कि हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके पास ये दो कारण हैं। पहला, क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 157 के अनुसार कि अपराध जो है वो किसी सीरियस नेचर का नहीं है। दूसरा, क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 157 सेज कि अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड ना हो अपराध की जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन वह जो भी डिसीजन लेगी इन्वेस्टिगेशन करने का या ना करने का, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, तथा नेक्स्ट सेक्शन 158 के अनुसार वह अपनी रिपोर्ट जो उसने जांच पड़ताल से तैयार की है या वह इस नतीजे पर पहुंचा है कि जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, वह इस रिपोर्ट को या अपने सीनियर ऑफिसर को देगा या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगा अगर जांच पड़ताल का ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया था। सबसे जरूरी बात, अपराध के बारे में यह पहली रिपोर्ट तैयार की गई है, इसलिए इसको प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कहा जाएगा। पुलिस अपनी पहली जांच पड़ताल की रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते हैं सेक्शन 158 के अनुसार, तो सेक्शन 159 कहता है मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को चेक करेगा और अगर वह पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आगे फिर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 160, इसमें पुलिस को पावर दी गई है कि वह मामले की जांच पड़ताल के लिए उन लोगों को लिखित आदेश द्वारा हाजिर होने को कह सकता है जो उस मामले के तथ्य तथा परिस्थितियों से परिचित हों। लेकिन जांच पड़ताल के लिए वह महिलाएं, बुजुर्ग, 65 साल की ऊपर की उम्र के जो हों, तथा व्यक्ति जो 15 साल से कम हो अथवा शारीरिक या मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो, इन लोगों को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। ये एक्सेप्शन 2013 की अमेंडमेंट में डाली गई थी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 गवाहों को बुला तो लिया गया है पुलिस स्टेशन में, अब 161 कहता है उनका बयान भी ले लीजिए। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161 कहता है कि जो व्यक्ति बयान दे रहा है उसके बयान को, उसकी स्टेटमेंट को पुलिस लिखेगी। एंड आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2008
पुलिस को यह भी पावर दी गई थी कि उनके बयान को आप ऑडियो या वीडियो मोड द्वारा रिकॉर्ड भी कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन 162 कहता है जो भी बयान पुलिस को दिया गया है उसको पुलिस नोट तो कर लेगी एज पर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161, लेकिन उसको साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 163 पुलिस या कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की धमकी या वचन ना देगा, ना किसी और व्यक्ति द्वारा धमकी या वचन दिलवाएगा। इसको सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें थ्रेट या इंड्यूसमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 164 कन्फेशन या स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब आपको याद होगा ये तो सेक्शन 161 में भी कहा गया था। सेक्शन 161 में रिकॉर्डिंग पुलिस द्वारा की जाती है और रेलेवेंट नहीं होती, तथा सेक्शन 164 में रिकॉर्डिंग किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है और ऐसी कन्फेशन और स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना जाएगा। सीआरपीसी को 2005 में अमेंड कर सेक्शन 164A को डाला गया था। इसमें बलात्कार पीड़ित महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए कहा गया था, लेकिन पीड़ित महिला मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से मना भी कर सकती है। सेक्शन 165 ये पुलिस को शक्तियां प्रदान करता है कि इंफॉर्मेशन मिलने पर वह किसी भी जगह की खुद या अपने सबॉर्डिनेट द्वारा तलाशी ले सकता है। इफ यू रिमेंबर, तलाशी लेने की प्रक्रिया को सेक्शन 100 में दिया गया है जो कि चैप्टर 7 में बताई गई है। और हां, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सेक्शन 165 और सेक्शन 156 में। सेक्शन 156 में पुलिस को कॉग्निजेबल केसेस में जांच पड़ताल की शक्तियां दी गई थी और सेक्शन 165 में पुलिस को तलाशी लेने की शक्तियां दी गई हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट सेक्शन 166 में पुलिस को यह शक्तियां दी गई हैं कि वह अपने थाने की जुरिस्डिक्शन के बाहर या डिस्ट्रिक्ट के बाहर की तलाशी भी ले सकता है। सेक्शन 166A बाद में ऐड किया गया था कि एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनाई जाएगी अगर इंडियन पुलिस किसी फॉरेन कंट्री में तलाशी लेना चाहती है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इसका प्रोसीजर अलग दिया हुआ है। सेक्शन 166B अब फॉरेन कंट्री की पुलिस भी इंडिया में तलाशी ले सकती है। इसके लिए भी वह लेटर ऑफ रिक्वेस्ट डालेगी इंडिया में किसी जगह की तलाशी लेने के लिए। सेक्शन 166A और 166B 1990 की अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे। अब सेक्शन 167 कहता है कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, ये गिरफ्तारी की बात हम अरेस्ट विदाउट वारंट की कर रहे हैं। मतलब पुलिस अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है तो जिस अपराध में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरी करनी होगी। 24 घंटे की जो समय सीमा है, जो टाइम फिक्स किया गया है, वो सेक्शन 57 में किया गया है। सो ऑलवेज रीड सेक्शन 167 विद सेक्शन 57। नेक्स्ट, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी सुबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर द्वारा की गई है तो वह अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अपने ऑफिसर इंचार्ज को देगा। सिंपल। नेक्स्ट सेक्शन 169 रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। पुलिस अगर अपनी रिपोर्ट 168 में जो बनाती है कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है और ना ही उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है कि उसको गिरफ्तार करके रखे, तो पुलिस उस गिरफ्तार व्यक्ति को ऑब्वियसली रिलीज कर देगी, छोड़ देगी, विद और विदाउट श्योरिटीज। नेक्स्ट 170, ये सेक्शन 169 का ऑपोजिट है। सेक्शन 170 कहता है कि अगर पुलिस अपनी रिपोर्ट में गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस या ये बताती है कि हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है कि इसको ना छोड़ा जाए, तो वह गिरफ्तार व्यक्ति को सेक्शन 170 के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी फॉर फर्दर रिमांड। सेक्शन 171, कंप्लेनेंट और विटनेस कोर्ट अपने आप जाएंगे। उन्हें कोर्ट पहुंचने में पुलिस के साथ की जरूरत नहीं है और ना ही पुलिस उनके कोर्ट पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा डालेगी। लेकिन अगर कंप्लेनेंट या विटनेस कोर्ट जाने से मना कर देता है तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। फिर उसे या तो बॉन्ड पर छोड़ेगी या तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक केस की सुनवाई पूरी नहीं होती। नेक्स्ट सेक्शन 172 कहता है कि सभी पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वह डे बाय डे की प्रोसीडिंग्स जो है एक केस डायरी में लिखेंगे। उसे सीडी, स्पेशल डायरी,
पुलिस डायरी या स्टेशन हाउस डायरी भी कहा जाता है। सेक्शन 173 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुलिस की फाइनल रिपोर्ट है। इसे कंप्लीटेशन रिपोर्ट, चालान या चार्जशीट भी कहते हैं। सेक्शन 173 को 2008 की अमेंडमेंट में 1A ऐड कर चाइल्ड रेप और कस्टोडियल रेप को ऐड किया गया था। सेक्शन 173 को 2013 में दोबारा अमेंड कर सेक्शन 2H डाला था और इसमें मेडिकल रिपोर्ट ऑफ वुमेन को ऐड किया गया था। सेक्शन 174 ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट ऑफ पुलिस होती है। इसे पंचनामा भी कहा जाता है। ये अननेचुरल डेथ और सुसाइड केसेस के ऊपर बनाई जाती है। अब आप चैप्टर 12 में कितनी पुलिस रिपोर्ट पढ़ चुके हैं इसके बारे में सोचिए और बताइए सेक्शन 154 से सेक्शन 176 तक कितनी पुलिस रिपोर्ट बन चुकी हैं अब। पुलिस 4 प्रकार की रिपोर्ट तैयार करती है। पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 157। सेकंड जूनियर पुलिस ऑफिसर जो अपनी रिपोर्ट सीनियर को देता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 168। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल रिपोर्ट, इसको चालान कहते हैं अंडर सेक्शन 173। द फोर्थ एंड द लास्ट वन इंक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174। Now comes section 175. It gives power to the police to summon witnesses, and section 176 gives power to the magistrate to inquiry into the cause of death, disappearance of a person or rape of a woman in police custody. Watch this lecture once for next 5 days and you will be surprised to know that you have learned all the sections by heart. चैप्टर 12 के सभी सेक्शन को याद करने के लिए आप अपने आप को पुलिस वाला समझ लें। अब जब कोई व्यक्ति आपके पास किसी अपराध की सूचना लेके आएगा तो आप मतलब पुलिस FIR लिखेगी। अगर वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 154 के अनुसार, और अगर वह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसे सेक्शन 155 के अनुसार लिखेगी। सिंपल। अब आपको किसी ऑफेंस की, अपराध की इंफॉर्मेशन मिल गई है तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 156। अब आप एज पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे, ये सेक्शन 157 बता रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सेक्शन 158 कहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तैयार की गई है वह या तो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को दें या मजिस्ट्रेट को दें अगर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स मजिस्ट्रेट ने दिए थे। नेक्स्ट 159 मजिस्ट्रेट को ही पावर देता है कि अगर वह पुलिस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर दे सकता है। एक बात तो CRPC भूल गया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या नोटिस दे सकती है, तो वो सेक्शन 160 में दे दिया कि पुलिस नोटिस देकर गवाह या केस से संबंधित जो लोग उनके फैक्ट्स के बारे में कुछ जानते हैं उनको नोटिस देके बुला सकती है, except women, senior citizen, children below 15 years, sick and infirm people. नेक्स्ट सेक्शन 161 कहता है जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी स्टेटमेंट पुलिस को दी जाती है वह पुलिस खुद लिखेगा या रिकॉर्ड करेगा, मगर इस स्टेटमेंट को उससे साइन करवाने की जरूरत नहीं है। यह सेक्शन 162 कहता है और 163 अलर्ट करता है कि पुलिस किसी से भी डरा धमका के या लालच दे के उसकी स्टेटमेंट ना ले। नेक्स्ट 164 मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वह स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड करे। 164A जो कि बाद में ऐड किया गया था, रेप पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जाएगा, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। रेप विक्टिम मेडिकल करवाने से मना भी कर सकती। सेक्शन 165 पुलिस को सर्च करने की पावर देता है अपराध में इस्तेमाल हुए गए हथियार या सबूत की छानबीन के लिए। यह कॉग्निजेबल केसेस में होती है। सेक्शन 165 को सेक्शन 100 के साथ जरूर जोड़ना, क्योंकि सेक्शन 100 ही हमें बताता है कि तलाशी कैसे ली जाती है। पुलिस तलाशी जो है अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर ले सकती है। हां,
सेक्शन 166 यही बात करता है और सेक्शन 166 ए कहता है कि वह भारत के बाहर के देश में भी तलाशी ले सकती है। उसका प्रोसीजर और परमिशन अलग से लेनी होती है। 166 बी कहता है कि फॉरेन कंट्री की पुलिस भी भारत में तलाशी ले सकती। नेक्स्ट सेक्शन 167 ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है और उसके किए गए अपराध की इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं होती है, ये 24 घंटे की समय सीमा सेक्शन 57 में दी गई है। सो ऑलवेज रीड सेक्शन 167 विद सेक्शन 57। सो ऐसी स्थिति में आप गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे फॉर एक्सटेंशन ऑफ हिज कस्टडी। नेक्स्ट सेक्शन 168 इंफॉर्म करता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन सुबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने की है तो वह अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज को देगा। सिंपल। पुलिस के पास अगर कोई एविडेंस नहीं है या शक का कारण नहीं बनता है तो सेक्शन 169 कहता है रिलीज द पर्सन फ्रॉम कस्टडी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। लेकिन सेक्शन 170 कहता है अगर पुलिस के पास एविडेंस या शक का कारण है तो आप मतलब पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी फॉर फर्दर रिमांड। सेक्शन 171 ये खतरनाक है। यह पुलिस को पावर देता है कि वह कंप्लेनेंट या विटनेस को अरेस्ट कर सकती है अगर वह कोर्ट जाने से मना कर दे। सेक्शन 172 केस से रिलेटेड सभी संबंधित कार्रवाई को पुलिस अपनी डायरी में नोट करेगी, जिसे केस डायरी, सीडी या पुलिस डायरी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 173 चालान या चार्जशीट, ये जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है तब बनाई जाती है। सेक्शन 174 में पुलिस सुसाइड केसेस, अननेचुरल डेथ केसेस की रिपोर्ट बनाती है। सेक्शन 175 ये पुलिस की स्पेशल पावर है। इसमें वह गवाहों को सम्मन करके पुलिस स्टेशन बुला सकती है पूछताछ के लिए। लेकिन सेक्शन 174 में अननेचुरल डेथ केसेस जो थे उनसे रिलेटेड। एंड द लास्ट सेक्शन 176 ये पुलिस को नहीं मजिस्ट्रेट को पावर दी जाती है कि वह अननेचुरल डेथ केसेस में इंक्वायरी करवा सकता है। दैट्स इट। चैप्टर 12 के सारे सेक्शंस कवर हो गए। अब चिल रिलैक्स, डिटेल में सभी सेक्शंस को कवर करते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर सीआरपीसी पार्ट 21 में चैप्टर 12 के सभी सेक्शनों को इंग्लिश में कवर किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम बेयर एक्ट ना पढ़ के डायरेक्ट हिंदी में एक्सप्लेनेशन देंगे सो दैट इट सेव्स योर टाइम। चैप्टर 12 के सेक्शन किससे रिलेटेड है इसको हमने कवर कर लिया। अब इसको डिटेल में पढ़ना आसान हो जाएगा। सेक्शन 154 का सबसेक्शन 1 कहता है वह सभी इंफॉर्मेशन जो कॉग्निबल ऑफेंस की बताई जाती हैं उसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन खुद लिखेगा तथा सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाएगा। सूचना देने वाला व्यक्ति उसके ऊपर साइन करेगा जो उसने इंफॉर्मेशन दी है और संबंधित स्टेट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको बुक में दर्ज किया जाएगा। 2013 की अमेंडमेंट में सेक्शन 154 में आगे ये ऐड किया गया था कि किसी अपराध की सूचना महिला द्वारा दी जानी है, जो सेक्शन 326 ए एंड बी, सेक्शन 354 ए बी सी डी तथा सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी में कवर होती है। सूचना दो प्रकार की हो सकती है, या तो वह अपराध किया गया है या अपराध करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे अपराध की सूचना को केवल महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा दर्ज की जाएगी। क्लॉज ए में आगे यह भी प्रोवाइड किया गया है कि सूचना अगर परमानेंटली और टेम्पररीली तौर पर किसी मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन द्वारा दी जानी है तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर उसके घर पर या उचित स्थान पर उसकी कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन दर्ज की जा सकती है और अगर जरूरत पड़े तो किसी इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्लॉज बी में आगे ये ऐड किया गया था कि ऐसी सभी इंफॉर्मेशन को वीडियोग्राफ किया जाए। और क्लॉज सी जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कि सभी इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ली जाए। इसे सेक्शन 164 क्लॉज 5 ए में भी बताया गया है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 154 कहता है कि जो सूचना दी गई है उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट सूचना देने वाले को दी जाएगी। सेक्शन 154 का सबसेक्शन 3 ये इंपॉर्टेंट है। अगर पुलिस इंफॉर्मेशन मिलने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? उस इलाके के एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित रूप से बाय पोस्ट भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं
कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। और अगर एसपी को लगेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की दी जा रही है ये जेन्युइन है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन या वो खुद करेगा या अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देगा। सेक्शन 155, जब इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल केसेस की हो, मतलब नॉन सीरियस या नॉट सीरियस मैटर्स की हो, तो सेक्शन 155 के अनुसार लिखी जाएगी। सेक्शन 155 का सबसेक्शन 1 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन में ही लिखवाई जाए। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 155 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल की इन्वेस्टिगेशन जो है वह बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नहीं की जाएगी तथा सभी चीजों को बुक में दर्ज किया जाए। सेक्शन 155 का सबसेक्शन 3 कहता है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर होने पर पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन की सभी पावर होंगी एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब बिना वारंट के पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, नॉन सीरियस केस है। सेक्शन 155 का सबसेक्शन 4 कहता है जब अपराध 2 या उससे ज्यादा हों और केवल एक ही अपराध कॉग्निजेबल केस का हो तो ऐसे इंफॉर्मेशन को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाएगा। थर्ड पॉइंट, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल केसेस। अभी हमने सेक्शन 155 में कवर किया था। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 155 में दिया गया था कि पुलिस नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, मींस सीरियस है, तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 156 कहता है कि पुलिस के पास पावर है कि वह बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के कोई भी कॉग्निबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सबसेक्शन 1 में फर्दर दिया गया है कि वह इन्वेस्टिगेशन अपने ही जुरिस्डिक्शन में करेगा और वह सभी पावर होंगी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए चैप्टर 12 में दी गई हैं। इसलिए चैप्टर 12 जो है वो पुलिस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 156 में कहा गया है कि पुलिस की कार्रवाई पर किसी भी स्टेज पर यह सवाल नहीं उठाया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं है। इससे रिलेटेड एक केस है एस.एन. शर्मा वर्सेस बिपिन कुमार तिवारी, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 196। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कैन नॉट प्रिवेंट पुलिस फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, मतलब वह उसकी इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। सेक्शन 156 का सबसेक्शन 3 जरा डिफरेंट है। यह मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वह सेक्शन 190 के अनुसार इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, मतलब मजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता है। इसको और क्लैरिफाई किया गया था इन बातेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट, क्रिमिनल लॉ जर्नल 2122 पटना। इसमें कहा गया था एनी मजिस्ट्रेट, इस सेक्शन में जो कहा गया है वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए कहा गया है, ना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए। सो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है। सो अभी तक हमने एफआईआर को कवर किया है। कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर सेक्शन 154 में, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर सेक्शन 155 में बताई गई है। नेक्स्ट, पावर टू इन्वेस्टिगेट सेक्शन 156 में कवर कर लिया है। अब फोर्थ पॉइंट, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 157। सेक्शन 157 का सबसेक्शन 1 कहता है कि इंफॉर्मेशन मिलने पर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को शक होने पर कि कोई अपराध हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जैसा कि 156 में भी बताया गया है, और इसकी रिपोर्ट तैयार कर मजिस्ट्रेट को देगा। इसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी कहते हैं। लेकिन एफआईआर की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने में अगर देरी होती है तो पुलिस पर सवाल उठाया जा सकता है कि पुलिस ने देरी क्यों की। आगे सेक्शन हमें यह बताता है कि मजिस्ट्रेट को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देने के बाद पुलिस ऑफिसर या तो खुद या अपने सबऑर्डिनेट को अपराध वाली जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा और अपराधी को गिरफ्तार भी कर सकता है। सेक्शन 157 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में यह बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर को अगर लगे कि जिस अपराध की इंफॉर्मेशन दी गई है वह सीरियस नेचर का नहीं है, गंभीर अपराध नहीं है, तो वह अपराध की जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्शन 157 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी कहता है पुलिस ऑफिसर को अगर लगे कि जो इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट की गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करने की जरूरत नहीं है तो वह इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट, 2008 की अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था कि
बलात्कार के अपराध के संबंध में पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग पीड़ित के घर या उसकी पसंद के स्थान पर की जाएगी और एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए तथा उसका यह बयान उसके माता पिता, अभिभावक विच मीन्स गार्डियन, रिश्तेदारों या इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में ही लिया जाए। नेक्स्ट, सेक्शन 157 का सबसेक्शन 2 कहता है कि पुलिस को जो मामले सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और क्लॉज बी में बताए गए हैं उससे रिलेटेड उसको रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि सभी फॉर्मेलिटीज का अनुपालन क्यों नहीं हुआ, और अगर यह डिसाइड किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है तो ऑन व्हाट फैक्ट्स ये डिसाइड किया गया कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। सेक्शन 157 में हमने ये कवर किया कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने के बाद उसकी कॉपी को मजिस्ट्रेट के पास जल्द से जल्द पहुंचाएगा और कोई भी देरी जो है उसको सीरियस माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग केस पढ़ लेते हैं। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस मोहन सिंह, 2006 क्रिमिनल लॉ जर्नल 169 सुप्रीम कोर्ट का यह केस है। इसमें एफआईआर शाम को रिकॉर्ड की गई थी लेकिन उसकी कॉपी रात को मजिस्ट्रेट के पास उसके घर नहीं भेजी गई, लेकिन अदालत में अगले दिन जल्द से जल्द भेज दिया गया था। पार्टी कोर्ट पहुंच गई कि भाई बहुत डिले हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि इसको लेट नहीं मान सकते। फिफ्थ पॉइंट, रिपोर्ट हाउस सबमिटेड। सेक्शन 158 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जो रिपोर्ट सेक्शन 157 में मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है उसे सुपीरियर पुलिस ऑफिसर द्वारा भेजी जाएगी, और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 158 कहता है कि सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इस बारे में इंस्ट्रक्शंस देगा और बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज देगा। सेक्शन 158 में हमने अभी कवर किया है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 159 में यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट को जब पुलिस रिपोर्ट मिलती है वह दो चीजें कर सकता है। एक, खुद इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा या केस की आगे की कार्रवाई करेगा, या यही काम अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को कहेगा कि आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करें या केस की आगे की कार्रवाई करें। एक इंपॉर्टेंट केस कवर करते हैं, एसएन शर्मा वर्सेस बिपिन कुमार, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 786। It was held that section 159 is primarily meant to give the magistrate the power of directing an investigation in a case where the police decides not to investigate the case under the proviso of section 157 subsection 1. I would like to correct myself. चैप्टर 12 के इंग्लिश वर्जन के वीडियो लेक्चर में मैंने इसको गलती से प्रीलिमिनरी कह दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि प्राइमरी काम जो है सेक्शन 159 का वह मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर दे सकता है जब पुलिस द्वारा यह डिसाइड किया गया हो कि इस कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 159 मजिस्ट्रेट की पावर की बात की गई थी। अब 7th पॉइंट आ जाता है सेक्शन 160। ये वापस पुलिस की पावर के बारे में बात करता है। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। सेक्शन 160 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जांच करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार है कि वह लिखित रूप में आदेश देकर किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, लेकिन सिर्फ मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित लोगों को बुलाने के लिए। मतलब पुलिस ऑफिसर अगर किसी को बुला रहा है तो सिर्फ उन लोगों को बुलाएगा जो उस केस से रिलेटेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में जानते हों। आगे सेक्शन ये भी बताता है कि किन लोगों को बुला सकता है। वह या तो अपने स्वयं के या किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर रहने वाले व्यक्तियों को ही बुला सकता है। नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर AIR 1939 PC 47 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह समझाया था कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब किसी भी व्यक्ति में अक्यूज्ड पर्सन को भी बुलाया जा सकता है।
अक्यूज्ड को हिंदी में अभियुक्त कहते हैं। इन स्टेट वर्सेस एनएमटी जॉय इमैकुलेट 2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2515 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 160 जो है वह सिर्फ संभावित गवाहों पर लागू होता है और अक्यूज्ड को पुलिस बुला तो सकती है लेकिन सिर्फ केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की जानकारी लेने के लिए। उसे अपने ऊपर लगे आरोप का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2013 की अमेंडमेंट में सेक्शन 160 के सबसेक्शन 1 में आगे ये कंडीशन दी गई थी कि पुलिस को पावर तो है कि वह किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, लेकिन जो पुरुष 15 साल से नीचे या 65 साल से ऊपर का है, स्त्री या कोई फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाए। और सेक्शन 160 का सबसेक्शन 2 कहता है कि राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाएगी कि जिसको भी पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है उसे उचित खर्चा दिया जाए, क्योंकि वह पुलिस की इंक्वायरी में हेल्प कर रहा है, आने जाने का किराया या उसके तेल पेट्रोल का जो खर्चा हो रहा है। सेक्शन 161 गिव्स पावर टू पुलिस फॉर एग्जामिनिंग विटनेसेस, मतलब पुलिस को गवाह की जांच करने की शक्तियां दी गई हैं। सेक्शन 161 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जांच करने वाला कोई भी अधिकारी, जिसको आईओ भी कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल या जर्नल ऑर्डर से बताया जाएगा कि किस रैंक के पुलिस ऑफिसर को आईओ बनाया जा सकता है, तथा वह आईओ के तौर पर ओरल एग्जामिनेशन मतलब मौखिक रूप से किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है। किसी भी व्यक्ति मतलब जो केस से संबंधित फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में जानता हो। सेक्शन 161 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जिस व्यक्ति को मामले से संबंधित जवाब देने के लिए बुलाया गया है उसे पुलिस के सभी सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन उन सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है जिससे उसका जुर्म साबित हो जाए। और सेक्शन 161 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि पुलिस की जांच के दौरान जो भी व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, बयान दे रहा है, उसको पुलिस लिखेगी। सेक्शन 161 के सबसेक्शन 3 में इस बात को भी कहा गया है कि बयान को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये 2008 अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। एक महिला का बयान जो कि 354 ए, बी, सी और डी या सेक्शन 376, 376 ए, 376 बी, सी और डी ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी के अपराध में दिए गए हैं, इन पर दो चीज का ध्यान रखना है कि इन पर अगर कोई महिला बयान देती है, दो चीजें हो सकती हैं। पहली कि उसके साथ अपराध हुआ है, दूसरी कि अपराध का प्रयास किया गया है। कौन से अपराध? जो सेक्शन 354, 376 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 509 ऑफ आईपीसी के तहत आते हैं। इन सब का बयान जो है एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जाएगी। पॉइंट नंबर 9, सेक्शन 162 जो है वो इंफॉर्मेटिव है। यह हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को जांच के दौरान कोई बयान दिया है, पुलिस उस बयान को नोट कर लेगी, लेकिन उसके हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। विच मीन्स कि अक्यूज्ड और विटनेस स्टेटमेंट जो पुलिस को देंगे, उस स्टेटमेंट को पुलिस द्वारा लिखा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अक्यूज्ड या विटनेस द्वारा साइन करवाने को नहीं कहा जाएगा। सो बेसिकली सेक्शन 162 का सबसेक्शन 1 जो है वो बैन लगाता है स्टेटमेंट के इस्तेमाल पर जो पुलिस को दी गई है। लेकिन सेक्शन 162 का सबसेक्शन 1 के आगे एक कंडीशन है। जब गवाह को इंक्वायरी या ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, तब पुलिस को दिए गए बयान को या बयान के किसी भी हिस्से को आरोपियों द्वारा कंट्राडिक्ट मतलब खंडन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 में दिया गया है, और ये सब करेंगे हम कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद, विच मीन्स परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी। सेक्शन 162 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो बयान सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार दिया गया है उस पर सेक्शन 162 लागू नहीं होता है। बेसिकली सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस इट्स डाइंग डिक्लेरेशन और सेक्शन 162 की जो प्रोविजंस हैं वो डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर लागू नहीं होती हैं।
सो जब भी आप सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी को पढ़ें, हमेशा याद रखें सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रोसीजर के बारे में बताता है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो बताता है कि कितनी इंफॉर्मेशन अक्यूज्ड को द्वारा प्रूव करनी है, और सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो डाइन डिक्लेरेशन के बारे में बताता है कि उसके ऊपर प्रोविजंस ऑफ 162 इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 162 को और अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया था इन हजारी लाल वर्सेस द स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 873। इसमें कहा गया था कि किसी भी पुलिस अधिकारी को जांच के दौरान गवाहों द्वारा दिए गए बयान का इस्तेमाल सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार किए गए तरीके से गवाहों के विरोध के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल या इसका उपयोग ठोस सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता। 10th पॉइंट, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 163। सेक्शन 163 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या दूसरा अधिकारी किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखेगा या करेगा। नेक्स्ट वह कहता है कि कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं करेगा। इंड्यूसमेंट का मतलब प्रलोभन, बहलाना फुसलाना बेसिकली, ना ही धमकाएगा या वादा करेगा। यह सब मना किया गया है। इसको सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दिया गया है। सो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 163 को सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ याद रखा जाए। सेक्शन के स्टार्टिंग में पुलिस अधिकारी के साथ अदर पर्सन इन अथॉरिटी लिखा गया है। ये अदर पर्सन इन अथॉरिटी कौन होता है, इसको कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। संतोखी बेलदार वर्सेस एम्परर AIR 1933 PAT 149। इस केस में कोर्ट ने बताया था कि पर्सन इन अथॉरिटी जनरली वह होता है अधिकारी जो हिरासत का काम करता हो, जेल भेजने का काम करता हो, या प्रोसिक्यूशन अभियोग का अधिकारी हो, या जांच पड़ताल करने वाला अधिकारी हो। नेक्स्ट, सेक्शन 163 का सबसेक्शन 2 कहता है कि पुलिस अधिकारी या दूसरा अधिकारी किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट मतलब बयान देने से नहीं रोकेगा, लेकिन एक कंडीशन है, बयानकर्ता को मतलब स्टेटमेंट देने वाले को रोका जा सकता है अगर वह सेक्शन 164 के सबसेक्शन 4 को प्रभावित करता हो, इफेक्ट करता हो। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी सेक्शन कह रहा था कि भाई रोका नहीं जाएगा और अब सेक्शन कह रहा है कि रोका जाएगा, लेकिन कंडीशन यह है कि अगर बयान सेक्शन 164 के सबसेक्शन 4 को प्रभावित करता हो। यह कंडीशन क्या है? यह कंडीशन है कि अगर वह कन्फेस करता है, जुर्म को कबूल करता है, उसे बताया जाएगा कि तुम्हें जुर्म कबूल करने की जरूरत नहीं है। सो ऑलवेज रीड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 163 with subsection 4 of section 164. Eleventh point, recording of confessions and statements as per the provision of section 164. सेक्शन 164 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति का बयान यानी कॉन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। सेकेंड थिंग, जांच या परीक्षण शुरू हो चुकी हो या अभी शुरू होनी हो। आगे एक कंडीशन बताई गई है, प्रोवाइडेड दैट मतलब बशर्त उसका बयान स्टेटमेंट या कन्फेशन जो है आरोपी व्यक्ति के एडवोकेट की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। और आगे एक और कंडीशन दी गई है, स्टेटमेंट या कन्फेशन को पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 164 के सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के कन्फेशन को दर्ज करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेगा कि उसे समझाया गया है कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। ही इज नॉट बाउंड मीन्स वह बाध्य नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है
तो उसे उसके खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट कन्फेशन को तब तक दर्ज नहीं करेगा जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए उसको कि कन्फेशन वॉलंटरीली किया गया है, मींस स्वेच्छा से किया गया है बिना किसी दबाव के। सेक्शन 164 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन की रिकॉर्डिंग के वक्त ये कह देता है कि वह कन्फेशन नहीं करना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। सेक्शन 164 के सबसेक्शन 4 में कन्फेशन की रिकॉर्डिंग के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। कन्फेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो सेक्शन 281 के अकॉर्डिंग की जाएगी और कन्फेशन दिए जाने वाले व्यक्ति के सिग्नेचर लिए जाएंगे। कन्फेशन के नीचे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा जाता है मजिस्ट्रेट के पार्ट से। वो इस तरह से होता है कि आई हैव एक्सप्लेन टू, जिसका नाम है जो कन्फेस कर रहा है, कि मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आपको कन्फेस करने की जरूरत नहीं है और आप बिना किसी दबाव के ये कन्फेशन कर रहे हैं और ये सब मेरे सामने हुआ है और जो कन्फेशन उन्होंने किया है उसको कन्फेशन करने वाले व्यक्ति को सुना दिया गया है। इसके नीचे मजिस्ट्रेट अपने साइन करेगा। सेक्शन 164 के सबसेक्शन 5 में दिया गया है कि कन्फेशन के अलावा अगर व्यक्ति कोई और स्टेटमेंट भी देता है तो उसको मजिस्ट्रेट की राय में जैसा भी हो उस बयान को भी दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 164 के सबसेक्शन 5A, इसको 2013 की अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। इसके क्लॉज ए में दिया गया है कि केसेस पनिशेबल अंडर, मतलब दंडनीय मामलों में, जो किस सेक्शन के तहत आते हो, सेक्शन 354, 354 का ए, बी, सी और डी, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ 376, 376 ए, बी, सी, डी और ई, या सेक्शन 509 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये अब आपको याद हो जाने चाहिए। इन सेक्शन में दिए गए जो क्राइम है, इससे रिलेटेड अगर स्टेटमेंट दी जाती है तो उसको मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा और व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है अगर वह टेम्पररीली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल है तो मजिस्ट्रेट किसी इंटरप्रेटर की या किसी स्पेशल एजुकेटर की मदद से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और इस सबको वीडियोग्राफ किया जाएगा, मतलब स्टेटमेंट देने वाले की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी। अब आता है सेक्शन 164 का सबसेक्शन 5A का क्लॉज बी। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो क्लॉज ए के अनुसार रिकॉर्ड की गई है उसे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन इन चीफ कंसीडर किया जाएगा और केस की कार्रवाई के दौरान, मतलब एट टाइम ऑफ ट्रायल, स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 6, इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जो कन्फेशन या स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग करता है वह रिकॉर्डिंग उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा जो इससे रिलेटेड केस की इंक्वायरी या सुनवाई कर रहा हो। सेक्शन 164A, इसको 2005 की अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था। सबसेक्शन 1 एक्सप्लेन करता है कि बलात्कार का अपराध हुआ हो या अपराध की कोशिश की गई हो, दोनों केसेस में स्त्री का मेडिकल करवाया जाएगा किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जिसे हिंदी में चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षण कराना कहते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से कराया जाएगा और अगर गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं है तो किसी और नजदीक के डॉक्टर से कराया जाएगा। नेक्स्ट, सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि डॉक्टर बिना किसी देरी के उसकी जांच करेगा और जो रिपोर्ट तैयार करेगा उसमें स्त्री का नाम, एड्रेस, डीएनए प्रोफाइल के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन, इंजरी मार्क्स, जिसे हिंदी में क्षति पहुंचाने के चिन्ह कहा जाता है, स्त्री की मेंटल कंडीशन कैसी है, ये सब मेंशन किया जाएगा रिपोर्ट में। थर्ड पॉइंट, डॉक्टर के कंक्लूजन का जो कारण है वह भी मेंशन किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में यह बताया गया है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा उसे स्त्री की सहमति के बिना नहीं कराया जाएगा और वह अगर इस स्टेट में नहीं है तो उसके बिहाफ पे कोई और कह सकता है कि उसके मेडिकल करवाया जाए। फिफ्थ पॉइंट, मेडिकल शुरू करने का टाइम और मेडिकल खत्म करने का टाइम भी लिखा जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, डॉक्टर अपनी जो रिपोर्ट तैयार करता है उसे बिना किसी देरी के आईओ को देगा और आईओ इस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा एक डॉक्यूमेंट के तौर पे जो सेक्शन 173 में भी बताया गया है। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट, ये सब प्रक्रिया स्त्री की सहमति के बिना नहीं कराई जाएगी। सेक्शन 165 का सबसेक्शन 1 हमें इन्फॉर्म करता है कि जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या आईओ के पास उचित आधार है
तो वह अपराध की जांच के लिए किसी भी स्थान पर सर्च करने के लिए जा सकता है। किसी भी स्थान का मतलब कोई भी स्थान नहीं होता, पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर रहते हुए व्यक्ति का होता, और इस चीज को वह डायरी में नोट करेगा। सेक्शन 165 का सबसेक्शन 2, एक पुलिस ऑफिसर जो सबसेक्शन 1 के अनुसार सर्च की कार्रवाई का डिसीजन लेता है, जहां तक हो सके वह खुद सर्च करेगा। कंडक्ट द सर्च इन पर्सन मतलब स्वयं खोज का संचालन करे। सेक्शन 165 का सबसेक्शन 3, यदि पुलिस ऑफिसर स्वयं खोज का संचालन करने में असमर्थ है और कोई भी सक्षम व्यक्ति मौजूद नहीं है, सक्षम मींस कॉम्पिटेंट, ऐसी सिचुएशन में वह अपने कारणों को लिखित रूप से दर्ज करने के बाद अपने सबॉर्डिनेट को सर्च करने का कार्य सौंपेगा। बेसिकली पुलिस ऑफिसर अगर खुद सर्च नहीं कर सकता है तो वह अपने सबॉर्डिनेट को बोलेगा भैया जाएं और सर्च करें, सिंपल। और इसका वह रिटन ऑर्डर देगा जिसमें सर्च करने की जगह और जहां तक पॉसिबल हो जो चीज की सर्च करनी है वह भी लिख कर देगा और उसे ऑथराइज करेगा कि वह तलाशी कर सकता है। सेक्शन 165 का सबसेक्शन 4 सिंपली इन्फॉर्म करता है कि जो सर्च करने की प्रोविजन सेक्शन 100 में दी गई हैं उसका पालन जहां तक हो सकेगा किया जाएगा। सेक्शन 165 का सबसेक्शन 5 हमें इन्फॉर्म करता है कि पुलिस की सर्च का जो भी रिकॉर्ड है वह अपने नजदीकी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को भेजेगा और उसकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट द्वारा उस जगह के मालिक या रहने वाले व्यक्ति को दी जाएगी जहां पर सर्च की गई थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक इंपॉर्टेंट केस कवर कर लेते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MD सोनी AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 593। इसमें कहा गया था कि सर्च के दौरान जो भी सामान जब्त किया जाता है, इस सब कार्रवाई में अगर किसी प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है तो इसको टोटली खारिज नहीं किया जाएगा। सेक्शन 165 में हमने कवर किया था कि पुलिस को अपने थाने की जुरिस्डिक्शन में किसी जगह की तलाशी लेने की पावर दी गई है। और सेक्शन 166 का सबसेक्शन 1 हमें इन्फॉर्म करता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या सब इंस्पेक्टर के रैंक का पुलिस ऑफिसर हो, इससे नीचे के रैंक का नहीं, वह जांच के लिए किसी अन्य मींस किसी और के थाने के प्रभावी अधिकारी को तलाशी लेने के लिए कह सकता है। सेक्शन 166 का सबसेक्शन 2 कहता है कि सर्च के दौरान जो भी चीजें मिली हैं वह रिक्वेस्ट करने वाले क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को फॉरवर्ड कर देगा, मतलब उसको सौंप देगा। सेक्शन 166 का सबसेक्शन 3, अगर पुलिस को लगता है कि तलाशी में देरी होने से हो सकता है अपराध के सबूत को नष्ट कर दिया जाए, तो पुलिस ऑफिसर को यह पावर दी गई है कि वह खुद दूसरे थाने के जुरिस्डिक्शन में रहने वाले व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। सेक्शन 166 का सबसेक्शन 4 यह हमें इंफॉर्म करता है कि जब सबसेक्शन 3 में किसी और क्षेत्र के पुलिस वालों ने किसी जगह की तलाशी ली है तो सेक्शन 100 के अनुसार लिस्ट बनाएगा जो सामान जब्त किया है और उसकी एक कॉपी उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के अधिकारी को सौंप देगा। सेक्शन 166 का सबसेक्शन 5 यह हमें इंफॉर्म करता है कि जो सबसेक्शन 4 में पुलिस वालों ने एक लिस्ट बनाई थी जो सामान जब्त किया गया है, इसकी कॉपी उस जगह के मालिक या रहने वाले व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। सेक्शन 165 और सेक्शन 166 में एक डिफरेंस तो है। सेक्शन 165 पुलिस कैनॉट सर्च आउटसाइड द एरिया ऑफ द जुरिस्डिक्शन, लेकिन सेक्शन 166 के सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पुलिस कैन सर्च आउटसाइड द एरिया ऑफ द जुरिस्डिक्शन। ये इसलिए क्योंकि यहां पर पुलिस को शक होता है कि अगर देरी की गई तो हो सकता है अपराध के सबूत को नष्ट कर दिया जाए। सेक्शन 166A लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, इसके टाइटल से ही सारी बात समझ में आ जाती है। सेक्शन 166A का सबसेक्शन 1 इन्फॉर्म करता है कि अपराध की जांच के दौरान अगर आयोग को या उससे ऊपर के अधिकारी को ऐसा लगता है कि सबूत जो है भारत के बाहर विदेश में उपलब्ध हो सकता है, अब विदेश में जांच कैसे करें, इसका जवाब भी इसी सेक्शन में दिया हुआ है। इसका प्रोसीजर बताया गया है कि इंडिया के किसी भी कोर्ट से या जैसा भी सरकार ने इससे संबंधित नियम बनाया हो, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट प्राप्त करेगा। ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होगी उस देश को रिक्वेस्ट करने के लिए जिस देश में इन्वेस्टिगेशन करनी है। वहां पर जाके उस देश के अथॉरिटीज को ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिखा के उस व्यक्ति से
डॉक्यूमेंट या चीजें जो भी लेनी है सबूत के तौर पे वह ले सकता है। सबसेक्शन 2 इन्फॉर्म करता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिसे हिंदी में अनुरोध पत्र कहते हैं, उसे विदेश में देने का जो प्रोसीजर है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये इन्फॉर्म किया गया है। और सबसेक्शन 3 इन्फॉर्म करता है कि स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट और चीजें जो भी पाई गई हों उसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। 166B, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट विदेश से भी आ सकता है कि जांच या तलाशी जो है वो भारत में करनी है। डिफरेंस समझ में आया? सेक्शन 166A अपन बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करेगा, सेक्शन 166B बाहर वाला अपन के देश में इन्वेस्टिगेशन करेगा। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 166B इन्फॉर्म करता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसी व्यक्ति के बयान के लिए या उसकी तलाशी लेने के लिए जब विदेश से प्राप्त होता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाए। पहले प्रोसीजर में या तो एरिया के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या सीजीएम को नियुक्त करेगा कि वह व्यक्ति को तलब करे, उसका स्टेटमेंट ले और उसको डॉक्यूमेंट लेके आने को कहे। सेकेंड प्रोसीजर में या तो पुलिस ऑफिसर को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा कि वह इन्वेस्टिगेशन करे, जैसे भारत में किए गए अपराध की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 166B कहता है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है या डॉक्यूमेंट प्राप्त किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगी कि उसको विदेश में कैसे भेजा जाए। सेक्शन 167, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैनॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। ये 24 घंटे की डेडलाइन जो सेक्शन 57 में दी गई है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 167 का सबसेक्शन 1 कहता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जांच को सेक्शन 57 द्वारा निर्धारित 24 घंटे की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता और पुलिस को लगता है कि अपराध का जो आरोप लगा है वह ठीक है, इस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर अपनी पुलिस डायरी में नोट करके आरोपी को इलाके के मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 167 इन्फॉर्म करता है कि मजिस्ट्रेट जिसके पास आरोपी को पेश किया गया है उसके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, अक्यूज्ड मींस अभियुक्त को हिरासत में भेज सकता है। वह जितने भी दिन ठीक समझे उतने दिन के लिए हिरासत में भेज सकता है, लेकिन एक बार में 15 दिनों से ज्यादा नहीं भेजेगा। और अगर उसकी जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है और उसे आगे भी हिरासत में भेजने का विचार करना है तो उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने का वो आदेश दे सकता है। मींस भाई आप अपने क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट से इन केस को डील करें। बेसिकली दिस इज व्हाट दे मीन। सेक्शन 167 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पुलिस, एडवोकेट, जजेस ये तीनों प्रोफेशनल जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में डेली ही अडॉप्ट करते हैं। सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 की कंडीशंस ये क्लॉज ए, बी और सी में दी गई हैं। ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रोविजन को बेल बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट बेल, कंपल्सिव बेल या राइट टू बेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, लेट्स चेक इट आउट। सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड की हिरासत जो मैक्सिमम 15 दिन की है उसकी अवधि को बढ़ा सकता है, लेकिन इसको अब इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, इसकी आगे दो कंडीशंस हैं। सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 1 मैक्सिमम 90 डेज के लिए मजिस्ट्रेट हिरासत में भेज सकता है। कब भेज सकता है? जो अपराध किया है उसकी सजा डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट बनती हो। सेकेंड, सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 2 मैक्सिमम 60 डेज के लिए हिरासत में भेजा जा सकता है अगर अपराध जो है उसकी सजा अदर ऑफेंसेस में आती हों। अदर ऑफेंसेस कौन से? जो डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट के अलावा हों। और इसके बाद भी पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है, मतलब 91th डे में, 61st डे में उसको बेल मिल सकती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन बेल्स की कंडीशन जो है वो फुलफिल जरूर करनी होगी, जैसे श्योरिटीज वगैरह देनी। सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी में यह बताया गया है
कि कोई भी मजिस्ट्रेट आरोपी को पुलिस कस्टडी के लिए तब तक नहीं भेजेगा जब तक आरोपी को पेश ना किया जाए, चाहे वो पहली बार हो या हर बार जब भी एक्सटेंशन लेनी हो, जब तक कि आरोपी पुलिस कस्टडी में रहता है। सेकेंड पार्ट जुडिशियल कस्टडी के बारे में है कि अगर आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है तो भी उसके सामने पेश करना होगा, लेकिन सेकेंड ऑप्शन यह है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक वीडियो के लिंक द्वारा भी पेश किया जा सकता है। सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी में यह इन्फॉर्म किया गया है कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास आरोपी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता, उसके ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन आगे एक कंडीशन दी हुई है, अगर हाई कोर्ट उसको पावर दे तो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास भी आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। सेक्शन 167 में दो एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 इस डाउट को क्लियर करता है समय सीमा खत्म होने पर जो 90 दिन की या 60 दिन की दी गई है तो आरोपी को बेल का राइट तो है, लेकिन अगर वो बेल नहीं देता है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको जेल में रहना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया है कि अगर यह सवाल उठता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया भी था कि नहीं, तो उसको सामने पेश करने पर जो मजिस्ट्रेट ने सिग्नेचर किए थे या वीडियो के लिंक द्वारा पेश किया गया था वो सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा। आगे एक और कंडीशन दी गई है, महिला जो 18 साल से कम उम्र की है उसको रिमांड होम में भेजा जाएगा या कोई रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 2A में दिया गया है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है फॉर एनी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, तो पुलिस ऑफिसर या आईओ जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, वह अक्यूज्ड को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट की पावर दी गई हो, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास मैक्सिमम 7 दिन के लिए अक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की पावर है। इसके बाद उसे बेल पे रिहा किया जा सकता है अगर किसी मजिस्ट्रेट ने उसकी हिरासत को एक्सटेंड ना किया हो। एक और कंडीशन दी गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी होने पर केस की सारी कॉपीज कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब आते हैं हम सेक्शन 167 के सबसेक्शन 3 पर। अक्यूज्ड को हिरासत में भेजने का कारण मजिस्ट्रेट रिटन में रिकॉर्ड करेगा। सेक्शन 167 के सबसेक्शन 4 में यह इंफॉर्म किया गया है कि जो भी मजिस्ट्रेट केस से डील करता है उसकी सभी कॉपीज कंसर्न्ड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देगा, क्योंकि बेसिकली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही एम्पावर्ड है टू टेक सच केसेस। नेक्स्ट सेक्शन 167 का सबसेक्शन 5, यदि सम्मन केस में इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में पूरी नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट उस अक्यूज्ड को जिसे गिरफ्तार किए हुए 6 महीने हो चुके हैं और जांच पूरी नहीं हुई है उसके अपराध की जांच को आगे रोक देगा। अब आयोग को कोई स्पेशल रीजन ही देने होंगे कि 6 महीने के आगे भी इसको हिरासत में क्यों रखा जाए। और सेक्शन 167 के सबसेक्शन 6 में कहा गया है कि अगर सेक्शन 167 के सबसेक्शन 5 में मजिस्ट्रेट किसी अपराध की जांच को 6 महीने की अवधि से ज्यादा होने के कारण रोक देता है, इस ऑर्डर्स को सेशन जज की कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि आगे जांच रखनी जरूरी है, और सेशन जज बेल के बारे में भी डायरेक्शंस दे सकता है। सेक्शन 168 छोटा सा सेक्शन है, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सुबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 168 हमें इंफॉर्म करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन जांच एक सुबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर द्वारा की जाती है तो उसकी एक जो रिपोर्ट तैयार होगी वह ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देगा, क्योंकि बेसिकली ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ही ड्यूटी बनती है रिपोर्ट को तैयार करना, लेकिन वह कुछ भाग अपने सुबॉर्डिनेट को दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन करे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा था कि क्या अक्यूज्ड को इस रिपोर्ट की कॉपी दी जानी चाहिए। इन अरुमुंगम वर्सेस स्टेट 1897-20 मद्रास 189 इस केस में कहा गया था जो पुलिस ऑफिसर द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं कहा जा सकता, और अक्यूज्ड को उसकी कॉपी केस शुरू होने से पहले नहीं दी जानी चाहिए। सेक्शन 169 रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। सेक्शन के हेडिंग से ही पता लग जाता है कि
सबूत की कमी के रहते अक्यूज्ड को छोड़ा जा सकता। सेक्शन 169 हमें इन्फॉर्म करता है कि जब पुलिस ऑफिसर को लगे किसी व्यक्ति के ऊपर लगे हुए आरोप का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही कोई संदेह का कारण बनता है कि अपराध उसने किया होगा, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजेगा, उसको बॉन्ड्स पर रिहा कर देगा। विद और विदाउट श्योरिटीज ये उसकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को भेजेगा। बेसिकली सेक्शन 169 पुलिस को पावर देता है कि वह अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे रिहा भी कर सकती है। इसके लिए उसके पास दो कारण होने चाहिए। पहला, सबूत की कमी होना, दूसरा, शक का कोई कारण ना बनना। और पुलिस के पास यह भी पावर है कि वह डिसाइड कर सकती है कि रिहा के लिए श्योरिटी लेनी चाहिए या नहीं। सेक्शन 170, केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस सफिशिएंट। एज द टॉपिक इटसेल्फ सेज, सबूत होने पर मजिस्ट्रेट के पास केस को भेजा जाएगा। सेक्शन 170 का सबसेक्शन 1 हमें इंफॉर्म करता है कि इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर 12 में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को सबूत और शक होने के आधार पर यह पावर दी गई है कि वह मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है आगे की कार्रवाई के लिए कि केस चलाया जाए। लेकिन अगर ऑफेंस बेलेबल है तो उस आरोपी से सिक्योरिटी लेकर उसे छोड़ा जा सकता है विद इंस्ट्रक्शंस के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। उसकी तारीख बताई जाएगी और उसे समय समय पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए भी कह सकते हैं। सेक्शन 170 का सबसेक्शन 2, जब आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या हाजिर होने को कहा जाएगा, तब उसके पास कोई मौजूद हथियार या कोई जरूरी वस्तु है उसको भी पेश करने को कहेगा। एक और चीज दी गई है, कंप्लेनेंट या गवाह से भी बॉन्ड लिया जा सकता है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने फला फला तारीख को पेश होना है। सेक्शन 170 का सबसेक्शन 3, बॉन्ड में जिस सीजीएम कोर्ट का वेरवा दिया होता है, मेंशन किया होता है, उसी कोर्ट के किसी और मजिस्ट्रेट में भी केस चलाया जा सकता है। इस बात का रेफरेंस जो है व्यक्ति को समय पर दे दिया जाना चाहिए। दिस मीन्स केस को किसी और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी चलाया जा सकता है। और सेक्शन 170 का सबसेक्शन 4 कहता है जिस ऑफिसर के सामने बॉन्ड दिया जाता है वह एक कॉपी व्यक्ति को देगा और ओरिजिनल जो है मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ पेश करेगा। सेक्शन 171 ये हमें 3 जरूरी बातें बता रहा है। कंप्लेनेंट ऑफ विटनेसेस, मतलब शिकायतकर्ता या गवाह को पुलिस के साथ कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 2, कंप्लेनेंट या विटनेस को कोर्ट जाने से रोका नहीं जाएगा और ना ही कोई असुविधा क्रिएट की जाएगी। नंबर 3, कंप्लेनेंट या विटनेस को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए अपने बॉन्ड के अलावा कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 171 में एक कंडीशन दी गई है, अगर कंप्लेनेंट या गवाह कोर्ट जाने से मना कर देता है या सेक्शन 170 के अनुसार बॉन्ड नहीं देता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी में गिरफ्तार करके भेजा जा सकता है और उसे तब तक अरेस्ट करके रखेंगे जब तक बॉन्ड ना दे दे या कोर्ट की सुनवाई पूरी ना हो जाए। सेक्शन 172, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 172 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हर वह पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करता है रोज इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई को नोट करेगा। बेसिकली सेक्शन 172 कहता है कि पुलिस ऑफिसर डेली डायरी मेंटेन करेगा। पॉइंट वाइज याद करते हैं, ये इजी हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो डेली अपनी डायरी में क्या नोट करेगा। 1, इंफॉर्मेशन किस टाइम पर मिली। 2, किस समय पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। 3, किस समय पर इन्वेस्टिगेशन बंद की गई। 4, किस किस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की गई। 5, एक स्टेटमेंट लिखनी होगी हालात के बारे में जो उसने अपनी छानबीन के दौरान देखा। सबसेक्शन 1A कहता है जो गवाह की स्टेटमेंट सेक्शन 161 के अनुसार ली गई थी उसे भी डेली डायरी में नोट किया जाएगा। और सबसेक्शन 1B कहता है डायरी के कितने भाग हैं और हर पेजेस के ऊपर नंबर लिखा होना जरूरी है। सेक्शन 172 का सबसेक्शन 2, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट पुलिस की डायरीज उस कोर्ट को भेज सकता है जहां पर केस चल रहा है, लेकिन पुलिस की डायरी को सबूत के तौर पर नहीं, सिर्फ केस के मामले की पूछताछ की सहायता के लिए यूज किया जाएगा।
सेक्शन 172 का सबसेक्शन 3 ये हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। पहला, ना आरोपी और ना ही उसका एजेंट पुलिस की डायरी को कोर्ट में बुलाने का हकदार होगा। नंबर 2, कोर्ट ने चाहे पुलिस की डायरीज को बुलाई हो, लेकिन आरोपी और उसका एजेंट को देखने का हक नहीं होगा। और नंबर 3, पुलिस की डायरी कोर्ट में पुलिस द्वारा यूज की जा सकती है उनकी याददाश्त को ताजा कराने के लिए, जैसा कि बेर एक्ट में लिखा है, टू रिफ्रेश देयर मेमोरीज। और हां, उसकी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट भी किया जा सकता है। और लास्ट चीज ये बताई गई है, सेक्शन 161 और सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधान प्रोविजंस लागू होंगे यहां पर। एक इंपॉर्टेंट केस, पेरी मोहनदास वर्सेस डी वेस्टर्न 1911-16 CWN 145। इस केस में कोर्ट ने बड़ी ही अच्छी बात कही थी। पुलिस डायरी को मेंटेन करने का जो ऑब्जेक्ट है वह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के तरीके को चेक करना है। सेक्शन 173, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हर वो इन्वेस्टिगेशन जो इस चैप्टर में, चैप्टर 12 में की गई है, उसे जल्द से जल्द बिना किसी देरी के कंप्लीट किया जाए। और सबसेक्शन 1A कहता है, चाइल्ड रेप के केस में सूचना मिलने से 3 महीने के अंदर अंदर केस की इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाए। जैसे ही उसकी ये रिपोर्ट कंप्लीट होती है, उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जैसा कि उस स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हो। सबसेक्शन 2 में बेसिकली फॉर्मेट दिया है कि उसमें नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है, नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर, जो उस केस के बारे में जानते थे, क्या कोई अपराध हुआ है, क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसे बेल पर रिहा किया गया है विद और विदाउट श्योरिटीज, या उसे सेक्शन 170 के अकॉर्डिंगली कस्टडी में भेजा गया है। और अगर अपराध किसी महिला के अगेंस्ट सेक्शन 376, 376A, B, C, D ऑफ IPC में आते हैं, तो उस महिला की मेडिकल रिपोर्ट को अटैच किया गया है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पुलिस द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने पर उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई उसके बारे में भी लिखेगा। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 इंफॉर्म करता है कि 158 के अनुसार सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को अगर नियुक्त किया गया है किसी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो वह ही सबमिट करेगा, लेकिन जब तक मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं हो जाते हैं वह अपने ऑफिसर इंचार्ज को आगे की जांच के लिए कह सकता है। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 4, मजिस्ट्रेट को अगर पुलिस रिपोर्ट देखकर लगे कि जिस अक्यूज को बॉन्ड पर छोड़ा गया है उसके बॉन्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है तो वह कर सकता है। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 5, पुलिस जब अपनी रिपोर्ट सेक्शन 170 के अनुसार मजिस्ट्रेट को भेजता है, अब ये सेक्शन 170 डोंट फॉरगेट हमने अभी अभी कवर किया है, जिसमें कहा गया था मजिस्ट्रेट को केस भेजा जाएगा, अगर सबूत सफिशिएंट हैं तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को अब वो केस दे रहा है। पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को केस फॉरवर्ड करेगा ए, उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ जिन पर केस बनाया जा सके अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के साथ, बी, वह सभी स्टेटमेंट देगा जो सेक्शन 161 के अनुसार सभी गवाह से ली गई थी जिसको मजिस्ट्रेट एग्जामिन कर सके। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 6 ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है। फर्स्ट, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मतलब पुलिस ऑफिसर की राय में अगर बयान का कोई हिस्सा उसे रेलेवेंट नहीं लगता है तो सिंपली उसको मार्क करके मजिस्ट्रेट के पास कारण बताकर लिखेगा कि ये रेलेवेंट क्यों नहीं है। और नंबर 2, कोई स्टेटमेंट जिसका खुलासा करना आवश्यक नहीं है, डिस्क्लोजर इज नॉट एसेंशियल, दिस इज व्हाट द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट सेज, तो ऐसी स्टेटमेंट को भी मार्क करके कारण बता के मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि इसको हटा दिया जाए। अक्यूज्ड मतलब अभियुक्त को कॉपीज देने से पहले। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 7, जब पुलिस ऑफिसर जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे ठीक लगे तो सबसेक्शन 5 के अनुसार डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अक्यूज्ड को दे देगा। नेक्स्ट, सेक्शन 173 का सबसेक्शन 8 कहता है
पुलिस ऑफिसर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबसेक्शन 2 के अनुसार मजिस्ट्रेट को देता है, उसके बाद भी वह केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। और सेकेंड पार्ट ऑफ सबसेक्शन 8 कहता है पुलिस ऑफिसर कोई भी सबूत ओरल या डॉक्यूमेंट्री जो भी हो वह अपनी एक या एक से ज्यादा रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को दोबारा दे सकता है, उसी तरीके से जैसे सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 6 तक बताया गया है। इन रामाशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1956 ALL 525, इस केस में ये कहा गया था कि चार्जशीट को सबमिट करने का मतलब ये होता है कि पुलिस की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी हो चुकी है और मजिस्ट्रेट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, वह केस शुरू कर सकता है। इन हंसा भाई वल्लभ भाई कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2018, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है कि इवन आफ्टर द कोर्ट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अर्लियर रिपोर्ट सबमिटेड बाय पुलिस, इट इज ओपन टू पुलिस टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन अ प्रॉपर मैनर। मतलब एक बार रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो वह दोबारा सबमिट कर सकती है रिपोर्ट, लेकिन सभी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए। इस केस में आगे ये भी कहा गया था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जो जांच है उसको सिर्फ इसलिए नहीं रोकना चाहिए कि केस डिले हो जाएगा, which means in any conditions the further investigation can be done. Section 174, Police to inquire and report on suicide etc. Section 174 का सबसेक्शन 1 कहता है जब इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है या ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी जानवर द्वारा या किसी मशीनरी द्वारा किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस में जो मृत्यु हो गई है, डेफिनेटली एक उचित संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ही अपराध किया है। और ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने पर पुलिस ऑफिसर नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करके आगे की जांच के लिए कार्रवाई करेगा। जहां पे डेड बॉडी है उस जगह के रहने वाले 2 सम्मानित निवासियों के सामने कार्रवाई पूरी होगी और रिपोर्ट लिखी जाएगी। सम्मानित निवासियों के बारे में जो यहां पे लिखा है, बेसिकली सोशल वर्कर्स मिल जाते हैं एरिया के, जो एविडेंस दे देते हैं कि भाई हाँ, हमने इस बॉडी को यहां पे पाया। पुलिस ऑफिसर जो है वह अपनी रिपोर्ट में जो भी घाव, चोट के निशान, इन सब चीजों का वर्णन करेगा। और 174 का सबसेक्शन 2 कहता है कि रिपोर्ट तैयार करने के बाद पुलिस ऑफिसर उसको साइन करेगा और उन व्यक्तियों से भी साइन कराएगा जो वहां पे गवाही देते हैं, और इस चीज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सेक्शन 174 का सबसेक्शन 3, इसे जरा ध्यान से पढ़िएगा। जब सुसाइड किसी वुमेन द्वारा, महिला द्वारा, उसकी शादी के 7 साल के अंदर अंदर होती है, और सेकेंड पॉइंट है कि उसका ये जो सुसाइड करना है ये शक का कारण बनती है, और थर्ड पॉइंट, इस अपराध से रिलेटेड कोई भी रिश्तेदार कंप्लेंट कर सकता है। नंबर 4, किसी भी प्रकार का कोई शक हो रहा हो उसकी डेथ से रिलेटेड। एंड नंबर 5, उस महिला की डेड बॉडी को नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास लेके जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास लेके जाएंगे, और अगर नहीं है तो किसी और जगह पे लेके जाएंगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसकी बॉडी जो है वो किसी प्रकार से गले ना, खराब ना हो बिफोर इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। और सेक्शन 174 का सबसेक्शन 4 कहता है कोई भी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या इवन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी हो, उसके पास पावर होगी टू होल्ड इंक्वेस्ट, मींस जांच पड़ताल करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट केस कवर कर लेते हैं। पलनी स्वामी वर्सेस स्टेट AIR 1968 Bombay 127. Ordinarily, accused is not entitled to copies of statements recorded, but in the interest of fair trial, requires that they should be made available to the accused at appropriate time. हालांकि accused अभियुक्त को इसकी जांच पड़ताल की रिपोर्ट की कॉपी नहीं देनी चाहिए, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उनको ठीक समय पर ही कॉपी दी जाएगी, पहले नहीं। सेकेंड केस इन रजक राम वर्सेस JS चौहान AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 667। इसमें कहा गया था कि द स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 174 ऑफ CRPC
cannot be used as a substantive piece of evidence. At the most, it can be used only as a previous statement to corroborate or contradict the person making it at the trial. मतलब इसको ठोस सबूत के तौर पे नहीं माना जाएगा जो स्टेटमेंट सेक्शन 174 के अंदर दी जाती है, लेकिन किसी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करने के लिए उसको कि भैया आप ये गलत बोल रहे हैं, आपने पहले ऐसे बोला था या वैसे बोला था, इस चीज के लिए यूज किया जा सकता है। आई रिपीट, सेक्शन 174 में कोई भी स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जाती है उसको ठोस सबूत के तौर पर नहीं यूज किया जा सकता। सेक्शन 175 व्यक्तियों को सम्मन करने की शक्ति। सेक्शन 175 का सबसेक्शन 1 कहता है कि पुलिस को पावर दी जाती है कि वह सेक्शन 174 की कार्रवाई के दौरान विच मीन्स अननेचुरल डेथ के केसेस में रिटन सम्मन द्वारा किसी भी व्यक्ति को मीन्स जो केस के बारे में जानते हो उनको सम्मन करके बुलाया जा सकता है और उसको पुलिस के सवालों के जवाब सही देने होंगे, लेकिन एक कंडीशन है, उस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है जिससे वह खुद ही दोषी करार दिया जा सके। सेक्शन 175 का सबसेक्शन 2, अगर अपराध कॉग्निजेबल नहीं है जिस पर सेक्शन 170 लागू होता है तो पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। फाइनली वी कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, सेक्शन 176। सेक्शन 176 का सबसेक्शन 1 ये इन्फॉर्म करता है कि जो हमने इस सेक्शन 174 में पढ़ा था, अननेचुरल डेथ केसेस में जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर होती है कि वो भी इंक्वायरी करवा सकते। ये इसको क्लैरिफाई करता है कि इंक्वायरी अगर पुलिस द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है तब भी मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी कर सकता है, इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, और उसके पास वह सभी पावर होंगी जो इंक्वायरी करने के लिए होती हैं। सेक्शन 176 का सबसेक्शन 1A कहता है जहां किसी व्यक्ति के गायब हो जाने का या किसी महिला पर रेप का अपराध होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने पर कि वह पुलिस कस्टडी में था, जिसे हम कस्टोडियल डेथ कहते हैं, इसकी इंक्वायरी भी मजिस्ट्रेट ही करेगा। सेक्शन 176 का सबसेक्शन 2, मजिस्ट्रेट जब ऐसे अननेचुरल डेथ के केसेस में जो कस्टोडियल डेथ होते हैं स्पेशली उसमें इंक्वायरी जब करता है वो परिस्थितियों से देख के उसकी जांच पड़ताल करेगा। सेक्शन 176 का सबसेक्शन 3, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की इंक्वायरी करनी है जिसकी मृत्यु भी हो चुकी है और उसको दफना भी दिया है तो उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाल के उसका मेडिकल एग्जामिन भी कराया जा सकता। सो द मजिस्ट्रेट इज हैविंग द पावर टू डिसइंटर्न एंड एग्जामिन द बॉडी। सेक्शन 176 का सबसेक्शन 4, जहां तक हो सके मजिस्ट्रेट ऐसी अननेचुरल मृत्यु में जब इंक्वायरी करता है नजदीकी रिश्तेदारों जिसका पता भी मालूम हो उनके प्रेजेंस में इंक्वायरी करेगा। सेक्शन 176 का सबसेक्शन 5, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और इवन द पुलिस ऑफिसर जो भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस सेक्शन में, जो कि सबसेक्शन 1A में दिया गया है, विच इज अगेन लेट मी टेल यू अ कस्टोडियल डेथ, व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी डेड बॉडी को एग्जामिन करने के लिए सिविल सर्जन के पास भेजा जाएगा। और सेक्शन 176 के एंड में एक्सप्लेनेशन पार्ट में रिलेटिव का मतलब समझाया है कि पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर और स्पाउस को ही रिलेटिव माना जाएगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिग चैप्टर, चैप्टर नंबर 12. Repeat this video lecture, revise it and you will learn it by heart. And yes, one request, छोटों को प्यार, बड़ों को रिस्पेक्ट. It costs nothing but matters a lot.